नमस्कार, मैं संदीप पटेल आप सभी का टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के भारतीय समाज एवं शिक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम है और तैयारी भी अभी अधूरी सी लग रही है। तो इसके लिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को संकलित कर उसका आंसर्स आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो में संपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को संकलित किया गया है, जो 2015, 2016 और 2016 का सेकेंड बार और 17 और 19 में पूछे गए प्रश्न थे। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनसे 50% क्वेश्चंस आपका वही रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, अथवा आप अपने सीरीज से जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेकर उसमें जो भी आंसर्स होंगे उनको आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। आप निश्चित ही 50% जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हल कर पाएंगे। उसके बाद आप अपनी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और अच्छे प्रश्न करके आइएगा। तो चलिए चलते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत जब मठ में प्रवेश किया जाता था तो उन्हें कौन सा संस्कार होता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने से पूर्व आपको प्रवज्जा संस्कार की अवधारणा थी। प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से मठ में प्रवेश किया जाता था। सेकंड नंबर है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता था। तो आदर्शवाद के अनुसार दिया जाता था। आदर्शवाद का जो उद्देश्य था कि शिक्षा के अंतर्गत उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाए। थर्ड नंबर है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती थी, वो उसके अनुसार होता था, प्रकृतिवाद के अनुसार होता था। यानी प्रकृतिवाद में निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, विद्यालय का भी कोई ज़रूरत नहीं था, वातावरण की आवश्यकता भी नहीं थी, केवल प्रकृति में ही सभी चीज़ें संपन्न हो जाती थी। थर्ड है नेक्स्ट है आपका, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था। तो रूसो ने दिया था। दोस्तों, विद्यालय कैसा होना चाहिए, जो प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, किसने कहा था, रूसो ने। और इस किस तरह से इसके विद्यालय का निर्माण किस में होता था, तो वैदिक काल में होता था। जैसे रामायण के समय में होता था कि गुरुकुल या आश्रम में जाकर के कोई भी विद्यालय कोई भी शिक्षार्थी प्रशिक्षु अपना अध्ययन करता था, तो वह विद्यालय कहाँ रहता था, आश्रम कहाँ रहता था, प्रकृति की गोद में घने जंगलों में रहता था, खुले वातावरण में। अगला है आपका, छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया था। तो जॉन डीवी ने किया था। दोस्तों, किसने किया था, जॉन डीवी ने किया था। तो चलिए चलते हैं 2015 के अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता और भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका था। तो दोस्तों, जहाँ भी अहिंसा है वह महात्मा गांधी वहाँ हो जाते हैं। जहाँ भी आस्था और अहिंसा की बात कहा जाए वहाँ महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर किसका विचार था, महात्मा गांधी का। अगला है आपका, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक की रचयिता के कौन है, रचयिता कौन है। तो मानव की शिक्षा नामक पुस्तक की रचयिता फ्रोबेल है। फ्रोबेल मानव शिक्षा की रचयिता नाम की पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट है, किस शिक्षार्थी ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा। तो शिक्षण प्रणाली में किस शिक्षार्थी ने कहा, तो आप बघेला को भी याद रखिए, केवल बघेला नाम रखिए, या फिर गिजू भाई याद रखिए, या दोनों नाम उनका
रखे, मिला करके पूरा नाम रखे गिजुभाई वाघेला। अगर केवल उनका गिजुभाई नाम रखते हैं तो भी आप सही रहेगा, केवल वाघेला करते हैं तब भी सही रहेगा, या टोटल नाम से आप याद रख के करेंगे तो भी सही रहेगा। ये 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? केवल वर्ष पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? 1969 ईस्वी में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या किस कार्यक्रम का तात्पर्य था? तो उसका उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है कि सभी तक समान रूप से शिक्षा सरलता से पहुंच जाए, यही होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला है आपका, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। क्या कहलाता है? बाल श्रम। ये जो अपराध है। अगला है आपका, परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है? तो किसके प्रभावी कारक है? शिक्षा के प्रभावी कारक है। अगला प्रश्न है जो 2015 में पूछे गए हैं, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालयों में बात कर रहा है, कहाँ पे? विद्यालयों में आप अगर सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबके बीच समानता का, एकता का समानता रखेंगे तो उन्हें शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त होगी। अर्थात सभी बच्चे एकजुट होकर के अगर रहते हैं, आपस में समान व्यवहार रहते हैं तो उनको शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त होता है। अगला है आपका, विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। अर्थात अगर लैंगिक समानता रहेगी तो क्या होगा? विद्यालय में लिंग भाव जो व्यवहार होगा वो समाप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2016 में पूछे गए प्रश्न, 2015 के अति लघु समाप्त हुए हैं यहाँ पे। अब 2016 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 2016 में कैसे कैसे प्रश्न हुआ था, और 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, एक बार पेपर हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा पेपर हुआ था। दोनों तरह के प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। 2015 में जब पहली बार पेपर हुआ था, तो 2016 में जब पहली बार पेपर हुआ था तो कैसे प्रश्न आए थे? तो पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो देख लेते हैं उसका उत्तर। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करना था। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स शिक्षाविद थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है दोस्तों। और साथ ही साथ वही चीज़ में केवल यहाँ जो संपूर्ण सृष्टि है, यहीं संपूर्ण विकास का अगर नाम दे दिया जाए तो वह किसका हो जाएगा? संपूर्ण सृष्टि के स्थान पर यदि हम संपूर्ण ऐसे कह दिया जाए कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण विकास, जो बालक के संपूर्ण विकास को स्थापित करती है, संपूर्ण विकास को स्थापित करता है, तो वह किसका है? स्वामी विवेकानंद का कथन हो जाता है। जो सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो बालक का संपूर्ण विकास करे। अगला है आपका, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? तो बालकों को बाल देवो भव गिजू भाई ने दिए हैं। किसने कहा है? गिजू भाई ने। अगला है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित किया गया है। कर्मेंद्रियों का शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों का शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। मॉन्टेसरी ने 3 प्रकार की अपनी शिक्षा
के विधि को भागों में बांटा है। पहला कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा में बांटा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 से पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उनका मापन करना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं। जल प्रदूषण के दूर करने के 2 उपाय। तो यहाँ पे हमने 4 उपाय लिए हैं, तो केवल दो पूछ रहा है तो आपको 2 ही लिखना है। तो पहला है, शहर व गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसी प्रकार चौथा है, नदियों तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2016 के प्रश्न पत्रों में अगला है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या कहते हैं? भूमंडलीय का मतलब होता है आपका पृथ्वी से ही। तो भूमंडलीय ताप का वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप के क्रमशः वृद्धि से होता है। अगला है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं। तो यहाँ पे 2 समस्याएं अवगत हैं, दिखाया गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण की भावना। आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप और बना के लिख सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव के कारण भी बालिका शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और घरेलू कार्यों का भार बालिकाओं पर ही थोप दिया जाता है, जिसके कारण उनकी समस्याएं भी प्रभावित होती हैं। विद्यालय का दूर होना भी बालिका शिक्षा की समस्याएं हैं आदि। अगला है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख, पहला सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। ये 4 मानवीय मूल्य किया गया है, उल्लेख किया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला है, फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन विधि का उपयोग किया गया था। अगला है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत्व की धारणा में विश्वास था। इन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना। अगला है, फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रोबेल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तो पहला है एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरा है मदर्स एंड प्ले सॉन्ग। पहला क्या है आपका? एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरा क्या है? मदर्स एंड प्ले सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा आपको यहाँ पे 2 दे दिया गया है। यहाँ पे यदि आपको कठिन लगता है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो आप अपनी बुक से सीरीज़ में जा कर के कुछ और परिभाषाओं को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं के लिखिए। तो दूरस्थ शिक्षा मतलब क्या है कि शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया ना होना। आज हम YouTube से पढ़ते हैं। आज हम किससे पढ़ते हैं? YouTube से। YouTube ही क्या है? आपका दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है और इसमें स्व अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर बल दिया जाता है। इस प्रकार आपका दूरस्थ शिक्षा के किन्हीं 2 विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। दैनिक जीवन में आज उपयोग ही हो रहा है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक 3 प्रकार की शिक्षा होता है।
आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पूछा है अनौपचारिक शिक्षा जो विद्यालय से बाहर परिवेश में किया जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव है जिनका हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। अर्थात हमें यहाँ संस्था की कोई ज़रूरत नहीं होती है, व्यवस्थित प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है आदि प्रकार के। इस प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करती है, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। अगले प्रश्न की जाता है मल्टीमीडिया के बारे में। तो मल्टीमीडिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मल्टीमीडिया के बारे में जान लीजिए। मल्टीमीडिया आज हम लोग जो यूज करते हैं सब मल्टीमीडिया का ही देन है और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती क्रांति की देन है। आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर बनाने के लिए अधिकतम आधुनिक तकनीकी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसमें डिजिटल वीडियो, मोबाइल, इंटरनेट आदि प्रकार की मल्टीमीडियाएं सम्मिलित होते हैं। आप ये अपने से भी अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आज के युग को देखते हुए। इसका उपयोग श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों का नाम। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो आदि लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो आप 2 या 3 याद कर लीजिए, बहुत है, आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बस यहाँ पे पूछा गया है बचपन का नाम, तो बचपन का नाम लिख के जरूरी नहीं है पूरा लिखना, केवल नाम लिखते हैं तब पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला है टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब कहाँ की। टैगोर ने सन 1990 में कब की 1990 में कहाँ किया था। तो बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या होना है। तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ठीक है, दूसरा पहला तो यही लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर रोक होता है क्योंकि छोटा परिवार कुशल परिवार होता है। दूसरा होता है आर्थिक प्रगति में सहायता प्रदान करता है, अर्थात छोटा परिवार रहेगा तो आर्थिक प्रगति और अच्छे से होगी, साथ साथ देश की प्रगति होगी। ठीक है, ये सब क्या है आपका जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्षण या लक्ष्य है। अथवा अगला आता है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, तो जान लेते हैं यहाँ भी। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वायुमंडलीय तथा अथवा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अगला है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। बुनियादी शिक्षा कहे चाहे वर्धा समिति कहे, चाहे वर्धा समिति का आरंभ कहे, तो ये क्या है, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था बुनियादी शिक्षा और उसी को कहते हैं वर्धा समिति। अगला है आपका प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। तो प्लेटो द्वारा जो स्थापित संस्था थी उसका नाम एकेडमी था। अगला है राज्य से क्या अभिप्राय है। तो राज्य से अभिप्राय, राज्य की परिभाषा क्या होती है, एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है। राज्य की परिभाषा क्या होता है, सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती हैं जिसके साथ सरकार होता है और सरकार को कौन चुनता है, हम और आप लोग चुन करके देते हैं। अगला है
पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का नाम फ्रोबेल है। अर्थात ये पौधशाला है, पौधशाला में क्या है, आपके बच्चे हैं और बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, शिक्षक। यानी शिक्षक क्या करेगा, पौधों को सींच कर बड़ा करके क्या बना देगा, बाग बना देगा। इस तरह से क्या होता है, फ्रोबेल का नियम। यानी फिर से देख लीजिए, ये हो गया बाग, इसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इस बच्चों को कौन सींच रहा है, माली नामक शिक्षक। ये क्या है, पौधे नामक शिशु है, इस सींच करके क्या बना रहा है, पाठशाला नामक बाग को बना रहा है। अगला है आपका प्रयोजनवाद। किसमें आस्था नहीं रखता था, प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता था। 2017 के प्रश्न है, 2017 के प्रश्न आने लगे, देख लीजिएगा। अगला है शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। अगला है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रकृति मतलब भौतिक, तो भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रकृतिवाद के नाम, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था, तो सन 1839 में प्रारंभ किया था। किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया था, 1839 में। अगला है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए, तो समाज के प्रमुख कार्य के बारे में लिखना है, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। समाज का कार्य क्या होता है, समाज का कार्य होता है कि अपने से निम्न वर्ग के बच्चों अथवा वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, ये कार्य तो यही हो गया। और शिक्षा संस्थानों की संस्थापन करना और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना किसका कार्य होता है, समाज का कार्य होता है। जिस समाज में समाज के प्रति समाज के लोग जागरूक होंगे, वहाँ के विद्यालय की स्थापना एक अच्छे ढंग से होगी और विद्यालयों की संस्थाएं जो चल रही हैं उसमें जो अध्यापन क्रियाएं हो रही हैं वो बहुत ही सकुशल तरीके से होगी। अगला है मूल्य का अर्थ बताइए। मूल्य का अर्थ मतलब किसी व्यक्ति के वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण और सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्ति का मूल्य का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बहुत ही महत्वपूर्ण अथवा सम्मानीय हो जाता है। ठीक है, अगला है 2017 का प्रश्न, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है, तो बाल अपराध भूखमरी के द्वारा वह बाल अपराध हो जाता है, गरीबी के कारण बाल अपराध होता है, अशिक्षा, उचित वातावरण न मिलना भी क्या होता है, बाल अपराध का प्रमुख कारण बनता है, जागरूकता न होना कारण भी बाल अपराध होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था, तो कलकत्ता मदरसा 1781 में खोला गया था। ये किसने खोला था, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा खोला गया था। 2017 में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो कलकत्ता संस्कृत विद्यालय का आरंभ 1791 में और किसके द्वारा खोला गया था, जेना याल ढंकन के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की, तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की थी, 19 जुलाई 1854 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया, तो दोस्तों वह 11 वर्ष से 14 वर्ष के लिए दबाव डाला गया। ठीक है दोस्तों, 2017 के पूछे गए प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न है 2017 में जो पूछा गया था, शिक्षा के
और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? तो 6 से 12 वर्षों तक, 6 से प्रारंभ होकर 12 वर्षों तक चलती है। ये कौन सी शिक्षा चलती है? प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, यह 2017 तक प्रश्न पूछे गए थे, उनका सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ पे बताया गया। और साथ ही साथ आज की वीडियो में बस यहीं तक। और अगली वीडियो 2018 का तो हुआ ही नहीं था, 2018 में तो हुआ ही नहीं था पेपर, तो 19 का पेपर जो है अगले वीडियो में आपको बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे बहुत ही जल्द। तो आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों के पास ये सारी वीडियो पहुंच जाए और हो जाए। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना है। ज़रूरी सूचना यह है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके प्रश्न कम समय होने के कारण छूट जाता है। क्योंकि आपको 2 घंटे में कुल 50 प्रश्न करने हैं। अब 2 घंटे में 50 प्रश्न करने हैं तो इस प्रश्नों की संख्या 3 प्रकार से होती है। एक बहुविकल्पी होती है, एक अति लघु होती है, एक अति लघुत्तरी होती है। इन प्रश्नों को हम पहले किसको करें और कितने समय में करें, इन सभी संबंधित सूचनाओं को एक वीडियो के द्वारा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वो आवश्यकता होती है टाइम मैनेजमेंट होता है कि किस प्रश्नों को हम कितने समय में करें और कितने पेज में करें, तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको दे रहे हैं। आप वहां से जा कर के टाइम मैनेजमेंट को आप देखकर अपने एग्ज़ाम हॉल में उसी प्रकार से यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर अपने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग दिया गया है 2 घंटा, उसी के अंदर आप अपने सारे प्रश्नों को सुविधा एकदम सुनिश्चित होकर बैठेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व होता है टाइम अरेंजमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सभी प्रश्नों को दोहराते रहिएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, यही शुभकामना के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।